वेलकम यू ऑल गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। गेट 2001 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पीकेआर टेक क्लासेस में भी आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेटवर्क थ्योरी की सीरीज में। पिछली वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरह से आप करंट सोर्स को हैंडल करेंगे, किस तरह से आप उसमें पैरेलल हो, सीरीज जो कॉम्बिनेशन हो या फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस हो उसको हैंडल करना है, मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे पावर के बारे में। पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से इसके साइन कन्वेंशन लेते हैं, तो आप इसके बारे में टोटल बात करेंगे। साथ ही आप मेरा कोर्स प्रिफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएसजेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईएएस के लिए और सो मेनी अदर्स एग्जाम्स के लिए। यहाँ भी आपको टेक्निकल देखने को मिलता है। आप इस नेटवर्क थ्योरी के इस कोर्स को प्रीफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। चलिए अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, किस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को अपने डिफाइन कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में मैकेनिकल पावर के बारे में पढ़ा होगा और 12th क्लास में इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में भी पढ़ा होगा। अपने यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन है द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड एज इन इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो वर्क डन की रेट है उसी को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। जो जिस रेट से वर्क डन हो रहा है उस रेट को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, दूसरे वर्ड में अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब रेट, एनर्जी की रेट, ये होगी DE/dt, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसको अपने बोल सकते हैं पावर। ठीक है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क क्या है, वर्क ही तो एनर्जी का फॉर्म है। उसी तरह से बेसिक डेफिनेशन है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं पावर। लेकिन अपने मैकेनिक्स में कैसे बोलते हैं कि वर्क डन कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलेंगे पावर। ठीक है, इस तरीके से अपने डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ आप इसका फॉर्मूला देखते हैं किस तरह से डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिकल करंट डिवाइड बाई टाइम। तो वर्क डन, इलेक्ट्रिकल करंट ने कितना वर्क डन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसके फॉर्मूले आपको पता है, P इक्वल टू वी आई आई स्केयर आर। आई स्केयर आर है, ये गलत लिखा हुआ है, आई आर स्केयर नहीं होता, आई स्केयर आर होता है। ठीक है, इक्वल टू वी स्केयर बाई आर। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन अपने डिस्कस करते हैं, डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक अपन ने बात कर ली थी कि किस तरह से पावर की डेफिनेशन होती है, किस तरह से पावर का फॉर्मूला होता है। अब अपने बात करेंगे किस तरह से पावर की डेफिनेशन के बारे में। जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो कहाँ से आता है, किस तरह से अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर पावर को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से अपने को। सबसे पहले मैंने जो वोल्टेज जब मैंने डिफाइन किया था उस टाइम भी मैंने एक कंडक्टर से आपको प्रूव किया था। उसी तरह से मैंने एक ओम्स लॉ में भी कंडक्टर से आपको समझाया था। वही कंडक्टर से मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनों ने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया और उसके बाद में इसको V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ प्लस है, तो प्लस की वजह से ये अट्रैक्ट होंगे, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, और इस माइनस की वजह से यहाँ पे रिपल होंगे, तो ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब करंट डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अब इस डायरेक्शन में करंट जाएगी। अब यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो करंट है इसको अपने लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, कूलम्ब पर सेकंड, या फिर इसको लिख सकते हैं एम्पियर। दोनों ही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है कि चार्ज की डेफिनेशन देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं देखना चाहता हूं कि चार्ज कितना जा रहा है इस कंडक्टर में से पास होके, किसी भी टी टाइम के लिए कितना चार्ज पास करेगा, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। लास्ट में अपने पावर का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मैं 2-3 चीजें कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जो चार्ज फ्लो होगा, अब यहां से मैं चार्ज देखना चाहता हूं, तो क्या होगा, I dt
इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब जब तक इस वोल्टेज सोर्स में पावर है, पावर जब से आना स्टार्ट हुई और जब तक पूरी पावर खत्म नहीं हो जाती तब तक लेके कितना चार्ज यहाँ पे आएगा, माइनस इन्फिनिटी टाइम से लेके इन्फिनिटी टाइम तक कितना चार्ज आएगा, वो टोटल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं अपने। तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैं इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 आई डी टी प्लस 0 टू इन्फिनिटी आई डी टी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा कि ये देखो माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 जब तक मैंने 0 टाइम है, जब माइनस इन्फिनिटी से मैं चला और 0 टाइम तक चला तब तक मैंने क्या है, करंट फ्लो नहीं हो, करंट जो होगा वो फिक्स चार्ज की वजह से होगा। फिक्स चार्ज मान ले तो जो क्यू नोड इसके पास जो पहले चार्ज था जब तक ये इसके पास फिक्स थी, ठीक है, उसके बाद में इसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा वो बहुत माइनर होगा और जो इसके पास स्टार्टिंग में करंट वो जो एनर्जी होगी उसी की वजह से होगा। इसके बाद में जो करंट है वो V वोल्टेज की वजह से फ्लो करना स्टार्ट हो गया। तो सपोज करते हैं किसी टी टाइम तक फ्लो किया और ये है, अगर किसी टी टाइम पे अपने को चार्ज निकालना है तो अपने को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं चार्ज का। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या समझने को मिलता है, यहाँ से समझने को मिलता है कि ये जो इनिशियल चार्ज था ये तो फिक्स है, क्योंकि जो इन्फिनिट 0 टाइम तक चार्ज तो फिक्स रहेगा अपना। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो चार्ज फ्लो होगा जब तक 0 टाइम है, जब तक इसमें स्टार्टिंग में जो चार्ज रहेगा वो तो फिक्स रहेगा, जब तक इसको ओपन रखते हैं, क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, तब तक तो चार्ज फिक्स रहेगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं तो चार्ज की डिपेंडेंसी आएगी टाइम पे। टाइम का मतलब इसमें जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते जाएंगे, टाइम का जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी अपर लिमिट इंक्रीज होगी और 0 है लोअर लिमिट, तो यहाँ से क्या होगा, आपका चार्ज जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज हो जाएगा आपका टाइम डिपेंडेंट। तो यही तो बात है, अगर चार्ज आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, चार्ज आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं होता तो करंट कैसे फ्लो करता। तो चार्ज आपका टाइम पे डिपेंडेंट है, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। जितना ज्यादा टाइम चलता जाएगा उतना ज्यादा अपने पे चार्ज फ्लो होगा। जो टोटल चार्ज फ्लो होने वाला है वो बढ़ता ही जाएगा जितना ज्यादा टाइम होता जाएगा, क्योंकि ये चार्ज है वो यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे फिर से ऐसे होता हुआ ऐसे फ्लो करता रहेगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर मैं वोल्टेज की बात करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा, वोल्टेज की बात किस तरह से करूंगा, वोल्टेज की बात करूंगा dW/dQ। ठीक है, इस तरह से वोल्टेज की बात करूंगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी कोई इंफिनिटी से किसी भी फिक्स पॉइंट पे अपने किसी भी यूनिट चार्ज को लेके आते हैं तो जो वर्क डन होगा वो V के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है उस केस में। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर ये V है तो अब मैं किसकी बात करूंगा, पावर की बात करता हूं। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, dW जो वर्क डन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ रही है, जो dW विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पावर की बात होगी। अच्छा, पावर की बात करने के बाद में मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में dQ से मल्टीप्लाई कर देता हूं और dQ से डिवाइड कर देता हूं। इससे क्या एडवांटेज होगा, dW/dQ लिख देता हूं इसको एक साइड में और मल्टीप्लाई लिख देता हूं, कितना लिख देता हूं, dW/dQ हो गया dQ/dt। अच्छा, इसकी आप यूनिट लिखना मत बोलना, इसकी क्या होगी, जूल, वर्क की क्या होती है, जूल पर कूलम। ठीक है, इसकी जूल पर कूलम, या फिर अपने जूल पर कूलम क्या करते हैं, वोल्टेज, जिसको वोल्ट लिख देते हैं अपने डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका
पूरा का पूरा dw/dq ये रहा वोल्टेज, और dq/dt क्या हो गया, करंट। तो इसका मतलब अपने पास फॉर्मूला आ गया जो पावर का, जो इलेक्ट्रिकल पावर अपने डिफाइन करते हैं P = VI। ये इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन हो गया। जो अपने बेसिक फॉर्मूला अपने अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वो फॉर्मूला अपने को इस तरीके से डिफाइन करना होता है। इस फॉर्मूले को अब अपने कन्वर्ट कर सकते हैं V, अगर अपने लिखना चाहे V को ओम्स लॉ से IR, और इसको लिखते हैं I, तो I² R, ये पावर का एक अनदर फॉर्म होगी। इस तरीके से अपने इसमें क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट डेसिपेट होती है उसमें ज्यादातर अपने यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह से अपना तीसरा फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, P = V, इसको लिख देते हैं V/I R, सॉरी। तो यहां से फॉर्मूला क्या हो गया, V²/R। ये मैंने ओम्स लॉ से दोनों को कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों फॉर्म। तो आपको ये तीनों ही फॉर्म ध्यान में रखनी है, ये आपको पता भी होगा। P = VI, या फिर इसको लिख सकते हैं I²R, या फिर इसको लिख सकते हैं V²/R। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तीनों ही फॉर्मूले आपको पावर को ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में मैं थोड़ी पावर से अगर अपने को एनर्जी की बात करनी है, पावर से एनर्जी की बात करनी है तो अपने किस तरह से करेंगे। पावर से एनर्जी की बात करनी है मेरे को एनर्जी की, तो जो पावर होता है उसको किसी फिक्स टाइम के लिए इस तरह से कर देते हैं इंटीग्रेट, तो अपने पास एनर्जी की बात हो जाती है। पावर बेसिकली क्या होती है, जैसे पावर का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा, dw/dt, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए dt लिख देते हैं अपने इसको, तो P dt = dw। समझ आ रही बात आपको। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, P dt का इंटीग्रेशन = dw का इंटीग्रेशन w, और w वर्क डन को ही अपने किससे, एनर्जी से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क किसकी फॉर्म है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा कर दिया। अच्छा, किसी टी टाइम के लिए लिखना है तो इस टी टाइम को इस तरह से लिखते हैं। तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला ये भी आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से अपने एनर्जी के लिए फॉर्मूला पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये आपको आगे काम में आएगा, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरह से अपने इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अपने बात करेंगे कि किस तरह से अपने पावर को, अपने ऑब्जर्विंग या डिलीवरिंग पावर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे आज अपने। सबसे पहले अपने बात करेंगे किस तरह से अपने साइन कन्वेंशन लेना है। बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना है इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी बात है। आपको पूरे थ्रू आउट बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। दो केस लेता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ एक लोड लगा दिया और यहां भी एक लोड लगा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां मैंने लिखा प्लस और यहां लिखा माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने यहाँ बैटरी का एक प्लस टर्मिनल जो हायर पोटेंशियल वाला था वो कनेक्ट कर दिया, और यहाँ कौन सा कनेक्ट कर दिया, लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो करेगी, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब मैं लोड को मान लेते हैं रजिस्टिव लोड है, मान लेते हैं ये रजिस्टिव लोड है, या कोई और लोड है उसकी भी बात कर लेंगे। मान लेते हैं एक बार रजिस्टिव लोड है, ठीक है, या फिर कैपेसिटिव लोड है, या फिर इंडक्टिव लोड है। ये तीन तरह के लोड हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी तरह का लोड है इस तरह की, या फिर इसके अलावा कोई भी और लोड है। तो अपने क्या करना है, अगर यहाँ प्लस और माइनस इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि अगर प्लस के अंदर करंट एंटर कर रही है तो अपने उसको क्या लेंगे, ऑब्जर्विंग पावर। वैसे तो आप इसकी साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं, पर अपने इसको स्टैंडर्ड करना चाहें तो अपने इसको क्या लेंगे, ऑब्जर्विंग पावर लेंगे। ये इसका मतलब इसकी कन्वेंशन ये है कि ये एलिमेंट अपना पावर को ऑब्जर्व कर रहा है, इसके अंदर करंट आएगी प्लस टर्मिनल के अंदर, तो अपने को हमेशा लेना ऑब्जर्विंग पावर। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल आप दिमाग में ध्यान रखिए कि प्लस के अंदर अगर करंट एंटर होगी तो आपको ऑब्जर्विंग पावर लेना है। अच्छा, सेकेंड केस में लेते हैं कि अगर मैं यहां लिखता हूं प्लस
या फिर ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ माइनस, यहाँ लिखता हूँ प्लस, इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से करेंगे तो इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, लोड किसी भी तरह का, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो या फिर रेजिस्टिव हो, किसी भी तरीके का लोड हो, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में प्लस से बाहर निकल रही है या प्लस के अंदर एंटर कर रही है। सपोज करते हैं प्लस से माइनस की ओर करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है। उसके बाद में अपने क्या करेंगे कि अपने देखेंगे कि कहाँ प्लस लिखा हुआ है, कहाँ माइनस लिखा हुआ है। सपोज करते हैं यहाँ लिखा हुआ प्लस और यहाँ लिखा हुआ माइनस, तो अपने क्या करेंगे, अगर प्लस से करंट, देखिए ध्यान से, प्लस से करंट बाहर निकल रही है तो अपने इसको लेंगे डिलीवरिंग पावर। इसको डिलीवरिंग पावर लेते हैं। अगर जब भी आपको प्लस से करंट बाहर निकल रही हुई दिखाई देती है तो आप इसको डिलीवरिंग पावर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। वैसे तो आप साइन कन्वेंशन को डिलीवरिंग पावर को प्लस भी ले सकते हैं और ऑब्जर्विंग पावर को माइनस भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से उल्टा भी ले सकते हैं, और डिलीवरिंग को माइनस और ऑब्जर्विंग को प्लस, किसी भी तरीके से साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, लेकिन आपको अपोजिट साइन लेने हैं। वैसे जब अपने, मैं जो साइन कन्वेंशन लेता हूं, मैं लेता हूं जब भी अपने को ऑब्जर्विंग पावर देखने को मिलेगी तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा। आप इसको अपोजिट भी ले सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब भी डिलीवरिंग पावर दिखेगी मैं उसको पॉजिटिव लेता हूं। अच्छा, लेकिन किसी भी सर्किट के अंदर आपको यह रूल ध्यान रखना है, किसी भी सर्किट के अंदर जो टोटल पावर डिलीवर होगी एलिमेंट से और जो टोटल पावर ऑब्जर्व होगी वो हमेशा इक्वल आएगी। इस रूल को आपको दिमाग में रखना है कि जो टोटल पावर डिलीवर करेगी वही टोटल पावर ऑब्जर्व करेगी किसी भी एलिमेंट में। किसी भी सर्किट के अंदर क्या हो सकता है कि डिलीवर करने वाले सोर्स हो सकते हैं और पावर को ऑब्जर्व करने वाले क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो डिलीवर जो भी सोर्स करेंगे वो सारी की सारी पावर कौन कंज्यूम कर लेगा, सारे के सारे जितने भी ऑब्जर्विंग पावर वाले एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से अपने को पावर का कंजर्वेशन होता है, ये कंजर्वेशन का रूल बोलते हैं पावर कंजर्वेशन लॉ। इसमें क्या होता है कि जो डिलीवरिंग पावर होती है वो हमेशा इक्वल रहती है ऑब्जर्विंग पावर के। तो ये आपको साइन कन्वेंशन हमेशा दिमाग में रखनी है। अब आप इस अच्छे से समझ गए होंगे किस तरह से अपने ऑब्जर्विंग पावर और डिलीवरिंग पावर के साइन को लेते हैं। आप इस नोट को रेफर कर लीजिएगा किस तरह से, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब करंट एंटरिंग हो रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे तो उसे लेते हैं ऑब्जर्विंग पावर, और जब करंट डिलीवरी हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब लीविंग हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, उसे बोलते हैं डिलीवरिंग पावर। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने पावर के बारे में, किस तरह से अपने पावर की कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अपने आराम से डिस्कस करेंगे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से अपने को किसी भी क्वेश्चन के लिए अपने को क्या करना चाहिए वो अपने डिस्कस करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूछा क्या है, फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट। आपको हर एक एलिमेंट की पावर बतानी है। मैंने बताया था कि कब पावर डिलीवरिंग होती है, कब पावर ऑब्जर्विंग होती है, तो अपने को उस हिसाब से अपने को बताना है कि कब पावर ऑब्जर्विंग है, किस एलिमेंट में, किस एलिमेंट में पावर डिलीवरिंग है और कितनी है, वैल्यू भी बतानी है आपको, ठीक है, दोनों चीजें बतानी है। एक बार बताता हूँ मैंने क्या बताया था, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब भी आपका इस तरह से कोई भी लोड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको दिमाग में ही रख लीजिए, पॉजिटिव पे करंट एंटर ऑब्जर्विंग को मैं ए से लिखता हूं, ठीक है। सेकंड केस पॉजिटिव पे करंट आउटगोइंग तो डिलीवरिंग पावर, ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया। अच्छा, अब अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हर एक एलिमेंट की पावर फाइंड आउट करनी है, तो अपने को सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि यार पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर फाइंड आउट करने के लिए अपने को वैल्यू रिक्वायर्ड है, जो V की और I की दो वैल्यू अपने को रिक्वायर्ड है। तो दो वैल्यू रिक्वायर्ड है तो हर एक एलिमेंट के पास ये दो वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से इसके पास वोल्टेज है, करंट का अपने को पता नहीं है, वोल्टेज है लेकिन करंट का नहीं पता, करंट है लेकिन वोल्टेज का नहीं पता, करंट है लेकिन वोल्टेज का नहीं पता, करंट है लेकिन वोल्टेज का नहीं पता, और वोल्टेज है लेकिन तो करंट का नहीं पता। तो अपने
केवीएल लगाने की कोशिश करेंगे, किस तरह से अपने डिस्कस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जीरो है, ग्राउंड पोटेंशियल है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। आराम से देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी जीरो है, उसके बाद में माइनस से प्लस किया, प्लस किया मतलब पोटेंशियल राइज हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ तो यहाँ कितना होगा 10 वोल्ट। देखिए 10 वोल्ट। और यहाँ अगर शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ भी कितना होगा 10 वोल्ट। यहाँ 10 वोल्ट है तो माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस किया। आप बताइए माइनस से प्लस जाते तो क्या होता है पोटेंशियल राइज, और पोटेंशियल राइज होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ प्लस 13 वोल्ट, प्लस 13 वोल्ट। देखिए ये दोनों शॉर्ट है तो यहाँ प्लस 13 वोल्ट, इतना मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे को पता लग गया कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, पता लग गया ना आपको। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये तो अपने को पता ही था, लेकिन करंट पता करना, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये भी पता करना अपने को। तो किस तरह से पता करेंगे, सबसे पहले आप करंट से केसीएल की हेल्प लेते हैं। यहाँ 6 एम्पीयर करंट जा रहा है, यहाँ 5 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो आप केसीएल लेंगे। इनकमिंग करंट इक्वल टू कितना होता है आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट कहाँ है, इस डायरेक्शन में आपको आउटगोइंग करंट देखने को मिल रही है, तो कितनी है 11 एम्पीयर। 6 + 5 11 एम्पीयर आपको करंट देखने को मिल रही है। अच्छा ये करंट होगी यहाँ पे 5 एम्पीयर। अच्छा ये करंट सोर्स की वजह से यहाँ पे 4 एम्पीयर करंट आ रही है इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 4 एम्पीयर आ रही है, यहाँ 5 एम्पीयर आ रही है। कैसे हुआ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। यहाँ करंट में मान लेता हूँ कोई I है, I1 मान लेता हूँ, तो I1 इनकमिंग करंट है, प्लस इनकमिंग करंट है 4 एम्पीयर इक्वल टू कितना है 5 एम्पीयर आउटगोइंग करंट। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पीयर। ये तो मैंने इस तरह से किया केसीएल लगा के, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कैसे, 4 एम्पीयर करंट इधर से आ रही है लेकिन इधर 5 एम्पीयर जा रही है। कैसे जा रही है, 5 एम्पीयर करंट इधर से 1 एम्पीयर आई होगी, तभी तो इधर 4 + 1 5 हुआ होगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे करेंगे, लिखने की आपको रिक्वायरमेंट ही है, मैंने लिख के भी बता दिया आपको। ठीक है, तो इसमें करंट आ गई, इसमें करंट आ गई, इसमें करंट इसमें अपने को करंट नहीं पता अभी भी, तो इसमें करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये 11 एम्पीयर इधर से आएगी और इधर आ जाएगी 11 एम्पीयर, नहीं आ जाएगी, बताइए आप। 11 एम्पीयर इधर आ जाएगी। अब 11 एम्पीयर इधर से आ रही है और इधर कितनी जा रही है 1 एम्पीयर। अब बताइए, आप डायरेक्ट बताइए आप किस तरह से करेंगे। 11 एम्पीयर इधर जा रही, इधर से आई थी लेकिन 1 एम्पीयर इधर चली गई, तो इधर कितनी बच गई 10 एम्पीयर। इस तरह से आपको छोटा, यहाँ बड़ा लिख देता हूँ मैं 10 एम्पीयर। इस तरह से आपको फटाफट करना है। ठीक है, केसीएल नहीं लगानी आपको, केसीएल तो अपने वैसे ही देखा था, अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए किस तरह से कर सकते हैं। केसीएल में लिख के आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, उसके बाद में अपने को वोल्टेज का पता करना है। इसके देखो करंट इसके अंदर पता लग गई, इसके अंदर पता लग गई, इसके अंदर करंट लगी, वोल्टेज सोर्स के अंदर करंट पता लगी और करंट सोर्स के अंदर आपको क्या पता है वोल्टेज पता करना है। इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लग गया, इसके अक्रॉस तो करंट सोर्स और का है यहाँ है, यहाँ और यहाँ, इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता अपने को, तो लिख लेता हूँ मैं वोल्टेज कितना होगा। तो ये 10 एम्पीयर है, ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। देखिए यहाँ प्लस 10 वोल्ट था, प्लस 10 वोल्ट, और यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं। बताइए प्लस से माइनस जा रहे तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो 2 से डिक्रीज करते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अब देखिए इसके अक्रॉस अपने को वोल्टेज पता लगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता लगी और इसके अक्रॉस अपने करंट सब कुछ पता लग गया। अब अपने को सर्किट अपना पूरी तरह से सॉल्व है। पावर निकालने के लिए अपने बिल्कुल रेडी है। पावर का मैग्नीट्यूड आप मेरे को किसी का भी पूछ लीजिए, मैं 1 मिनट में निकाल के बता दूंगा। अब अपने बात रहेगी ऑब्जर्विंग और डिलीवरिंग की, तो साथ साथ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, साथ साथ ऑब्जर्विंग और डिलीवरिंग की बात करेंगे किस तरह से होते हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। 10 वोल्ट के लिए निकालते हैं पावर ऑफ 10 वोल्ट सोर्स। पावर का फॉर्मूला आता है V × I। देखिए यहाँ DC के लिए बात कर रहा हूँ इसलिए VI लिख रहा हूँ, आपको ये पता लगेगा आगे जाके। AC के लिए अलग से लिखते हैं अपने, 3 फेज के लिए अलग से और सिंगल फेज के लिए अलग से। ठीक है, आगे बात करेंगे अपने डिटेल में इसके बारे में। 10 वोल्ट, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट के अक्रॉस, देखिए 10 वोल्ट, और करंट कितना है, करंट है 10 एम्पीयर। 10 वोल्ट वोल्टेज है, 10 एम्पीयर करंट है, तो पावर कितनी आ गई 100 वोल्ट।
अब आपको मैंने रूल बताया था, उसको ध्यान से देखिए। 100 वॉट पावर आ गई आपके पास। 100 वॉट बताइए ऑब्जर्विंग होगी या डिलीवरिंग होगी, बताइए आप, ऑब्जर्विंग होगी या डिलीवरिंग होगी। देखिए प्लस के अंदर एंटर कर रहा है, प्लस के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, ऑब्जर्विंग पावर होती है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ऑब्जर्विंग पावर है। समझ आ रही बात, ऑब्जर्विंग पावर है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अपने, इसी से लिखते हैं, इस वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे। 2 वोल्टेज सोर्स, 2 वोल्ट के क्रॉस पावर कितनी होगी। 2 वोल्ट के क्रॉस जो पावर होगी, वी आई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वी कितना है 2 वोल्ट। देखिए वी कितना है 2 वोल्ट और करंट कितने 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, तो 2 वोल्ट पावर होगी। अच्छा, ये 2 वोल्ट अगर पावर होगी तो 2 वोल्ट पावर ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग पावर है, बताइए आप, ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग पावर है। देखिए प्लस के अंदर एंटर कर रही है, प्लस के अंदर एंटर कर रही है तो क्या होगी, ऑब्जर्विंग पावर होगी। होगी कि नहीं, प्लस के अंदर एंटर कर रही है तो ऑब्जर्विंग पावर होगी। अब पावर निकालनी है 3 वोल्ट की, पहले वोल्टेज सोर्स की पावर निकाल लेते हैं सबकी। ठीक है, तो पावर निकालनी है 3 वोल्ट की। 3 वोल्ट की पावर निकालनी है तो 3 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, मल्टीप्लाई बाय करंट कितना है 11, कितना आ गया 33 वोल्ट। अच्छा, ऑब्जर्विंग है डिलीवरिंग है, प्लस के अंदर एंटर हो रही है तो ऑब्जर्विंग पावर है। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये बात, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे, नेक्स्ट अपने बात करेंगे, नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसके बारे में, अब ये वोल्टेज सोर्स सब कंप्लीट हो गए, करंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। करंट सोर्स के तो कितनी होगी, करंट सोर्स के अक्रॉस है पावर ऑफ 4 एम्पियर की बात कर लेता हूं मैं पहले, 4 एम्पियर की पावर। ठीक है, तो मेरे को क्या लिखना होता है, वी आई लिखना होता है कि नहीं होता, वी आई लिखना होता है। तो वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस, बताइए वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो कितना होगा वोल्टेज 8 वोल्ट। देखिए जब भी वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तब आपको वोल्टेज तो इसका वोल्टेज सोर्स का दिया रहता है और करंट के बारे में आपको सोचना रहता है। जब भी करंट की बात, सोर्स की बात करते हैं तो करंट तो इसका दिया रहता है, लेकिन आपको वोल्टेज के बारे में सोचना रहता है। अच्छा, ये वोल्टेज मैं शुरू से ही बताता रहता हूँ आपको बार बार कि ये वोल्टेज जो वी आई में वी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी भी सोर्स के अक्रॉस, किसी भी लोड के अक्रॉस, किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमेशा ही आपको। लेकिन यहाँ 0 होने की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस 8 ही आ गया, तो अपने को हमेशा लेना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 4 एम्पियर कितना है, करंट है। अब मैं बात करूंगा 8 4 32। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है। आपको ध्यान से समझना, ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है, डिलीवरिंग है या ऑब्जर्विंग है। देखते हैं अपने को यह यहाँ कितना है +8 वोल्ट, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं +-8 वोल्ट। नहीं लिख सकते क्या, बताइए, +-8 वोल्ट लिख सकते हैं ना। तो प्लस से अगर बाहर निकल रही है तो क्या होगा, डिलीवरिंग पावर। समझ रहे हैं, डिलीवरिंग पावर होगा। इसके बाद में मैं पावर नेक्स्ट सोर्सेस की बात कर लेता हूँ। किस सोर्स की बात करनी, नेक्स्ट 5 एम्पियर रह गया। ठीक है, 5 एम्पियर की बात कर लेता हूं मैं, 5 एम्पियर की बात कर लेता हूं। 5 एम्पियर में किस तरह से निकालूंगा मैं, 5 एम्पियर में मैंने हमेशा ही बताया V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बताइए यहाँ पे 8 + 3, यहाँ +8 है, यहाँ सॉरी यहाँ +8 है, यहाँ +13 है, कितना हो गया ये 5। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया ना, 5। और उसके बाद में मेरे को किसकी बात करनी है, करंट। करंट तो अपने को सोचना नहीं होता करंट के बारे में। जब भी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स की बात करते हैं तो 25 वोल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद में मेरे को क्या बात करनी है, ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है, तो मेरे को बात करनी है। अब देखो इस तरह के केस में क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था, हाइयर पोटेंशियल, प्लस बोले तो हाइयर पोटेंशियल, माइनस बोले तो लोअर पोटेंशियल, इस तरह से सोचना होता है आपको हमेशा ही। अब हाइयर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल देखो, हाइयर पोटेंशियल ये है तो इसको अपने एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं, ये प्लस है, ये लोअर पोटेंशियल है तो ये माइनस है। ठीक है, और उसके बाद में अगर प्लस से, देखिए करंट यहाँ से क्या आ रही है, इस तरीके से जा रही है, ये प्लस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो प्लस से
बाहर निकल रही है करंट, आउटगोइंग करंट है प्लस से, तो आपकी पावर क्या होगी, हमेशा ही डिलीवर पावर होगी। ये देखिए बार बार आपके काम हो गया। अगर बात थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है आपकी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान से रखना है, पावर कहाँ डिलीवर हो रही है, कहाँ ऑब्जर्व हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल आप केयर करना। 6 एम्पियर की बात करता हूं मैं, 6 एम्पियर की बात करता हूं। 6 एम्पियर में आपको क्या सोचना है कि कुछ 13 वोल्ट यहाँ है, ठीक है, 6 एम्पियर करंट है, कुछ सोचना नहीं है, या जीरो है तो जीरो है, तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। हाइयर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब कितना हो गया, 78 वोल्ट। ये डिलीवर होगा या ऑब्जर्व होगा, बताइए, डिलीवर होगा या ऑब्जर्व होगा। यहाँ देखना प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस से बाहर निकल रही है तो क्या हो जाएगा, डिलीवर पावर होगा ना। प्लस से करंट बाहर निकल रही है ना, तो डिलीवर पावर, ठीक है। ये बात होगी अपनी। इस तरह से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं सभी सोर्सेज की पावर कहाँ ऑब्जर्व हो रही है, कहाँ डिलीवर हो रही है, इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जब भी पावर की बात करेंगे अपने किसी भी टोटल सर्किट, पूरे सर्किट के लिए बात कर रहा हूं मैं, पूरे सर्किट के लिए बात कर रहा हूं, पूरे सर्किट के लिए जब भी पावर जितनी सोर्स से डिलीवर करेंगे उतनी ही कौन सा कंज्यूम करेंगे, ऑब्जर्व करने वाले। इस स्टेटमेंट को अपने यूज भी कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं अपने, जहां अपने को ये पता हो कि डिलीवर पावर अपने को निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा हो तो ऑब्जर्व पावर निकाल लीजिए, तो उतने ही फिर अपने को पता लग जाएगा कि डिलीवर कितना हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में जो भी पूछा रहता है उसके अपोजिट पावर आप निकाल के भी इसको सोल्व कर सकते हैं और माइनस का साइन लगा सकते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा ऑब्जर्व पावर, आपको पता लग गया कि ऑब्जर्व पावर निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करो, डिलीवर पावर सोर्स की निकाल लो और उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, तो ऑब्जर्व पावर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में पूछा डिलीवर पावर, आपको पता लगे डिलीवर पावर निकालना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करो, ऑब्जर्व पावर निकाल लो और उसके आगे माइनस का साइन लगा लो, तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कितनी डिलीवर पावर है। इस तरह से आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अपने यहाँ इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। पहले लिखते हैं अपने ऑब्जर्विंग पावर कितनी कितनी है। ऑब्जर्विंग पावर पहले तो मेरे को 100 वोल्ट पहले ही दिख रही है, पहला सोर्स, दूसरा सोर्स 2 वोल्ट का दिख रहा है, तीसरा सोर्स 33 का दिख रहा है और उसके बाद में कोई नहीं है। कितना हो गया, 135 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद में डिलीवर पावर देख रहा हूं मैं, डिलीवर पावर कितना आ रहा है, डिलीवर पावर बताता हूं मैं। डिलीवर पावर मेरे को कौन कौन दिख रहा है, ये रहा 4 एम्पियर 32 वोल्ट का प्लस 25 वोल्ट प्लस 78 वोल्ट, कितना आ जाएगा, 7 to 10 और 5 1 3 5 5 7 12 और 13, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्विंग पावर 135 वोल्ट और डिलीवरिंग पावर भी कितनी आ रही है, 135 वोल्ट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया अपना स्टेटमेंट कि आपको कितनी पावर डिलीवर हो रही है उतनी ही पावर अपनी क्या हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेटमेंट है ये तभी वैलिड है जब आपको पूरा सर्किट दिया हुआ हो, पूरा सर्किट दिया हुआ तभी ये स्टेटमेंट वैलिड है। जब अपने को पार्ट ऑफ सर्किट दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने डिस्कस करेंगे उसमें पार्ट ऑफ सर्किट दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में अपना ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उस केस में आपका ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहेगा। आप वहां देख भी सकेंगे कि किस तरह से ये वैलिड नहीं रहेगा, उसको प्रूव करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये पार्ट ऑफ द सर्किट दिया रहता है, मान लो इस तरीके से दिया रहता है, मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से दिया रहता आपको, ठीक है। तो इस तरीके से दिया रहता तो आपको क्या होता कि ये जो पावर है ये डिलीवर कर रहा है, ये पता लग गया अपने को, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। 2 वोल्ट की बात कर रहा हूं मैं, 2 वोल्ट ये रहा और 5 एम्पियर ये रहा और 8 वोल्ट 4 एम्पियर ये रहा, ठीक है। तो ये 3 सोर्स बचे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्व डिलीवर करने वाले 32 हो गया और ये 25 हो गया, कितना हो गया, 57 वोल्ट हो गया। और ऑब्जर्व करने वाला कितना है, 2 वोल्ट ही। तो ऑब्जर्व करने वाला तो 2 वोल्ट ही आया, लेकिन डिलीवर करने वाले 57 वोल्ट है। 57 वोल्ट कहाँ गया,
2 वोल्ट ये ऑब्जर्व हुआ, बाकी पावर कहाँ गया? बाकी यहाँ पता नहीं क्या लगा हुआ है, यहाँ पता नहीं क्या लगा हुआ है, यहाँ भी कुछ भी लगा हुआ हो सकता है, उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया होगा। आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या लगा हुआ है क्या नहीं लगा हुआ। तो आपको ये पार्ट ऑफ सर्किट के टाइम में अगर आपको पूछा जाए ऑब्जर्विंग पावर, तो आप ऑब्जर्विंग पावर ही कैलकुलेट करोगे, वहां ऐसे नहीं करोगे आप कि डिलीवरिंग पावर कैलकुलेट कर ली और नेगेटिव साइन लगा दिया। ये कॉन्सेप्ट आपका वहां गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल इस बात की केयर करनी है कि आपको हमेशा जो पूछा जाएगा पार्ट ऑफ सर्किट में उसी के बारे में बात करनी है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान से देखिए, अगर ये ऑब्जर्विंग पावर है, ये ऑब्जर्विंग पावर है, तो मेरे को इसको डिलीवरिंग पावर बनाना है, तो कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको बोल सकता हूं 100 वॉट माइनस 100 वॉट डिलीवरिंग, मतलब नेगेटिव साइन लगा के। यही तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नेगेटिव साइन लगा के आपको अपोजिट कर सकते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं इसको माइनस से 100 वोल्ट को डिलीवरिंग बोल रहा हूँ तो ये 100 वोल्ट ऑब्जर्विंग है। ये इस तरीके से अपने ऐसे नहीं ले सकते कि अपने कि इसको माइनस लूंगा इसको प्लस लूंगा। आप इसको भी माइनस लेके इसको प्लस ले सकते हैं, किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात कर ली थी कि किस तरह से पावर ऑब्जर्व या डिलीवर करते हैं, और अपने साइन कन्वेंशन की भी बात कर ली थी, किस तरह से आपको साइन कन्वेंशन लेना है। सब तरह से आपको कुछ वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में अपने उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे और कुछ चीज़ें और नई भी सीखेंगे। तो अपने डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये क्वेश्चन? फाइंड द टोटल पावर ऑब्जर्विंग इन ऑफ फिगर शो। तो आपको क्या करना है कि टोटल पावर ऑब्जर्विंग निकालनी है कि कितनी पावर ऑब्जर्व हो रही है इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर फिगर के अंदर, पूरे के अंदर कितनी पावर ऑब्जर्व हो रही है। मतलब सारे के सारे एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तीनों मिलके कितनी पावर ऑब्जर्व कर रहे हैं। डिलीवरिंग पावर की अपने को बात नहीं करनी कि कोई डिलीवरिंग है या कोई कौन सा ऑब्जर्विंग है, इस तरह की बातें नहीं करनी। अपने को जो आंसर देना है सिर्फ ऑब्जर्विंग पावर में देना है। अगर डिलीवर हो रही होगी तो माइनस में आंसर देना पड़ेगा, वो भी अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो अपने निकालते हैं किस तरह से अपने निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपने सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पावर, इस वोल्टेज सोर्स की पावर कैलकुलेट करते हैं कि ये क्या हो रही है। पावर ऑफ 4 वोल्ट सोर्स। अच्छा, पावर का फॉर्मूला तो सिंपल ही होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V मल्टीप्लाई बाई आई। यह फॉर्मूला तो सिंपल होता है, लेकिन ऑब्जर्विंग और डिलीवरिंग के बारे में अपने को बात करनी होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि पहले अपने को V इंटू आई लगा देते हैं। कितना होता है? V अपना हो गया 4 वोल्ट, क्योंकि सोर्स कितने वोल्ट का है? 4 वोल्ट का सोर्स है। 4 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 5 एम्पियर करंट, आंसर आ गया अपना 20 वोट। पावर वोट में होती है तो 20 वोट। अपने को अब ऑब्जर्व है या डिलीवर है, यह बात अपने को डिस्कस करनी है। तो देखिए प्लस माइनस, प्लस से करंट बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पावर डिलीवर कर रहा है। ये पावर कौन सी है? डिलीवरिंग पावर है। डिलीवरिंग को मैं डी से लिख रहा हूँ, डिलीवरिंग पावर है। अच्छा, ये डिलीवरिंग पावर है, लेकिन आंसर अपने को ऑब्जर्विंग में देना है, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? इसका अपोजिट ले लेते हैं। -20 वोल्ट क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा है। इस तरह से सेकंड इसकी बात करते हैं। इस तरह की बात करने के लिए अपने को क्या करना है कि पावर ऑफ 10 वोल्ट सोर्स, 10 वोल्ट सोर्स लगाना है। ठीक है, 10 वोल्ट सोर्स लगाना है तो अपने को V तो चाहिए, तो V है 10 वोल्ट। बहुत अच्छी बात है, V आ गया, लेकिन I की जो वैल्यू है वो अपने को पता नहीं है अभी। तो I की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि इधर से अपने को स्पष्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कि एक 2 एम्पियर करंट आ रही है, इधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है। तो यहाँ करंट कितनी होगी? I होगी। I कितनी होगी? आप फॉलो कीजिए KCL को। KCL क्या होता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट है 5 प्लस 2 एम्पियर इक्वल टू आउटगोइंग करंट है I। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I की वैल्यू कितनी आ गई? 7 एम्पियर। यूनिट बिल्कुल ध्यान में रखिए, 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर यहाँ पे करंट आ गई, तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे अपने 7 एम्पियर।
समझ में आ रही है बात आपको। 7 एम्पियर, डायरेक्शन देखिए नीचे है 7 एम्पियर, टोटल आंसर आ गया 70 वोट। 70 वोट अपने पास पावर आ गई। 70 वोट पावर आपको यहाँ लेना है प्लस और यहाँ लेना है माइनस। तो प्लस के अंदर अगर पावर एंटर कर रही है तो ये कौन सी पावर है, आप ही बताइए कौन सी पावर है, ऑब्जर्विंग पावर। और आंसर अपने को किस में देना है, ऑब्जर्विंग में देना है। तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्विंग को ऑब्जर्विंग में ही रखेंगे। लेकिन पावर अपने को थर्ड एलिमेंट की फाइंड आउट करनी है। पावर ऑफ थर्ड एलिमेंट कितना है, 3 वोल्ट। इसकी पावर निकालने जा रहा हूं मैं। इसकी पावर किस तरह से निकालेगा, V इंटू आई। V मेरे को दिख रहा है कि 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एम्पियर करंट, मेरे को स्पष्ट दिख रही है 2 एम्पियर करंट। तो मेरे को ये आ गया 6 वोट, 6 वोट पावर। अब मेरे पास एक ही आइडिया बचता है कि ये ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है। ऑब्जर्विंग है या डिलीवरिंग है, मैं देखता हूँ कि प्लस से बाहर निकल रही है या अंदर आ रही है, प्लस से बाहर निकल रही है। ये पावर है डिलीवरिंग। समझ में आ रही है बात आपको, ये पावर है डिलीवरिंग। अपने को आंसर देना है ऑब्जर्विंग में, आंसर देना है ऑब्जर्विंग में। तो आंसर में इसको ऑब्जर्विंग में लिखता हूँ 6 वोट ऑब्जर्विंग पावर। समझ में आ रही है बात आपको, 6 वोट ऑब्जर्विंग पावर लिख दी मैंने, माइनस 6 वोट ऑब्जर्विंग पावर। माइनस का साइन आ जाता है अगर आपको डिलीवरिंग या ऑब्जर्विंग में अपने इसको कन्वर्ट करते हैं। अब अपने को क्या करना है कि फाइंड द टोटल पावर। तो टोटल पावर कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल पावर ऑब्जर्व्ड बाय सोर्स, टोटल पावर ऑब्जर्व्ड बाय सोर्स। देन अपने क्या करेंगे, पावर ऑब्जर्व्ड बाय 4 वोल्ट प्लस पावर ऑब्जर्व्ड बाय 10 वोल्ट प्लस पावर ऑब्जर्व्ड बाय 3 वोल्ट। ऑब्जर्विंग पावर लिखनी है, मैंने पहले से ही सबको ऑब्जर्विंग में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन आपने नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में ऐड करेंगे -20 वोल्ट प्लस 70 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 70 99 सॉरी 50 माइनस 6 44 वोल्ट। 44 वोल्ट क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। अच्छा प्लस में आ गया, इसका मतलब कितनी आ गई है पावर, 40 वोल्ट और ऑब्जर्विंग पावर आ गई। समझ में आ गई बात आपको, प्लस में आंसर आ गया, इसका मतलब 44 वोल्ट अपने पास ऑब्जर्विंग पावर आ गई। तो इस तरह से अपने को पावर कैलकुलेट करना है। ये अपने को समझाने के लिए इतना डिटेल में कहना है, लेकिन आपको क्या करना है, डायरेक्ट फटाफट लिख देना है यहीं पे कि 4 मल्टीप्लाई 5, इसके आंसर हो गया -20 वोल्ट, इसका आंसर हो गया 10 मल्टीप्लाई 5 2 7 7 70 70 प्लस माइनस प्लस ऑब्जर्विंग हो रही है, ऑब्जर्विंग तो प्लस वोट, ठीक है। 23 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 6 6, इसका मतलब ये डिलीवर कर रहा है, डिलीवर ऑब्जर्विंग -6 वोट। इस तरह से आपको फटाफट कर लेना है यहाँ पे। अगर आपको ये समझाने के लिए इतना सब कुछ किया, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ में एक कॉन्सेप्ट अपने थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को एनर्जी अगर किसी भी चीज की निकालनी है, अगर आपको कभी पूछा जाए कि एनर्जी कितनी होगी, तो एनर्जी मैंने जो डायरेक्ट बताया था वो बताया था पावर, जो अपना कन्वेंशनल होता है वो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही तो होती है। अब ये मैकेनिकल पावर भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पावर भी हो सकती है, लेकिन अपने पावर की बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर मैंने बताया था VI मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं अपने, ठीक है। ये एक बात होगी, लेकिन अपने को ये अप्रोच कब रहती है जब ये दोनों कांस्टेंट दिए रहते हैं। लेकिन मान लो सपोज करो कि ये दोनों फंक्शन दिए रहते हैं, किसी भी चीज के फंक्शन है ये दोनों कुछ, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन है, तो अपने को क्या करना है उस केस में, आप हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन की, एनर्जी P dt, ठीक है। इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, आप 0 से t तक करेंगे इसको। इसका मतलब ये जो एनर्जी अपने कैलकुलेट की, ये आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी जितनी एनर्जी इसने कंज्यूम की होगी या फिर डिलीवर की होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट एनर्जी जो मैंने पहले बता रखा है उस तरीके से कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि फंक्शन दिया रहेगा, तो फंक्शन दिया रहेगा तब आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर आपका v वेरिएबल है तो आपको v वेरिएबल रख के उस तरह से कैलकुलेट करना। आगे अपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे।
अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी जो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपको मन में कोई सजेशन हो इस वीडियो के बारे में तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करनी है या कोई भी क्वेरीज या कोई भी डाउट हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ ज़रूरत की बातें ही करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे आपस में, उसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे। थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता रहूँगा। और अच्छा, आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डिसलाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ने वाले लोग हैं सिर्फ उन लोगों तक वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और वो इजीली पढ़ सकें। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इजीली सब कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा